आपके अपने चैनल सृजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग जो है हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जो आरआरबी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विगत वर्षों का एक नया सीरीज जो है लेके आए हैं। तो पहला हम लोग पॉलिटिक्स के 20 क्वेश्चन देखे थे, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो विगत एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और आज हम इतिहास के जो है विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का सीरीज 10 का डोज नाम से ये शुरू हो रहा है। अब डेली 10 क्वेश्चन आपको अल्टरनेट यानी एक दिन पॉलिटिक्स का और एक दिन हिस्ट्री का 10-10 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस सीरीज का नाम होगा 10 का डोज। तो आइए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है आपके सामने, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। देखिए, ये आरआरबी भोपाल में क्वेश्चन आ चुका है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। अब महाभारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महाभारत यानी सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का पहला रचित महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। और महाभारत में कितने पर्व हैं? तो पर्वों की संख्या कितनी है महाभारत में? तो कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है। और देखिए जय संहिता नाम कब पड़ा? तो इसमें दो है। पहले जब देखिए 8800 श्लोक थे। ठीक है, कितने श्लोक थे? 8800 जब श्लोक थे तो इसका नाम था जय संहिता। ठीक है, जय संहिता। इसीलिए पहले जो है महाभारत में यानी महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय इसमें 8800 श्लोक थे और आगे चल के श्लोकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे यानी इसका नाम भी परिवर्तित होता गया। अब देखिए, जब इसमें 24,000 यानी श्लोकों की जो संख्या है वो 24,000 हो गई तो इसका नाम भारत क्या हो गया? भारत या चतुर्विश, भारत या चतुर्विश संहिता हो गया। याद रखिएगा, भारत या चतुर्विश संहिता कब पड़ा? जब श्लोकों की संख्या 24,000 पड़ी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट है यानी जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसका नाम पड़ गया महाभारत। ठीक है, तो ये है 10 का डोज। ठीक है, इसे कहते हैं एनालिसिस करके आप लोग पढ़िए और एक क्वेश्चन से जितने कम से कम 5 क्वेश्चन तैयार होंगे और पांचों आप लोग तैयार करेंगे तो आप लोगों को एनटीपीसी आपके लक्ष्य से दूर नहीं होगा। यानी महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। यानी महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। यानी इसका नाम जय संहिता कब पड़ा? यानी श्लोकों की संख्या 8800 थी तो इसका नाम उस समय जय संहिता था। जैसे ही श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई इसका नाम भारत या चतुर्विश संहिता पड़ा और 1 लाख श्लोकों की संख्या होने पे इसका नाम महाभारत पड़ा। और एक क्वेश्चन महाभारत से आप लोग देखिएगा, यानी इसमें देता है गीता, यानी गीता का जो ज्ञान कृष्ण ने दिया था, गीता का ज्ञान, गीता सार, वो किस पर्व में है? तो वो भीष्म पर्व में है। यानी भीष्म पर्व, भीष्म पर्व में यानी गीता का उपदेश किस पर्व में दिया था? तो भीष्म पर्व में दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन महाभारत से आप लोगों के सामने बन गए हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या नाम था? रामतनु पांडे था। ये अकबर के 9 रत्नों में से यानी 9 रत्नों में अकबर के शामिल थे। किसके? अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे कौन? तानसेन, जिनका असली नाम रामतनु पांडे था और इनका जो जन्म था वो 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? यानी ग्वालियर में हुआ था। इन्हें भारतीय संगीत का जनक
क्या कहा जाता है भाई, यानी भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किन्हें, यानी तानसेन को। यानी कहा जाता है मेघ मल्हार नामक दो राग ये बहुत अच्छा गाते थे, एक दीपक राग, एक मेघ मल्हार। जब मेघ मल्हार राग में ये अपना संगीत का अभ्यास करते थे तो उस समय बारिश हो जाया करती थी, और जब राग दीपक गाते थे तो अपने अपने आप मोमबत्तियां जल उठती थी। तो ये जो है तानसेन के बारे में जो फैक्ट है वो, और बाकी इनके जो संगीत के गुरु थे वो गुरु हरिदास, यानी जो गुरु हरिदास थे वो इनके संगीत के गुरु थे, संगीत के गुरु। यानी संगीत की शिक्षा इन्होंने किससे लिया था, तो गुरु हरिदास से लिया था। यानी तानसेन कौन थे, तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल एक संगीतज्ञ थे, जिन्हें नवरत्नों में इनको स्थान मिला था। और अकबर ने इन्हें, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अकबर ने इन्हें मियां की उपाधि, यानी मियां की उपाधि दिया था, मियां की उपाधि भी दिया था। यानी रामतनु तानसेन नवरत्नों में से एक थे। 1506 ईस्वी में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। भारतीय संगीत का जनक भी इन्हें कहा जाता था। इन्हें संगीत की शिक्षा किससे मिली, तो संगीत की शिक्षा इन्हें गुरु हरिदास के द्वारा मिली, और अकबर ने इन्हें मियां की उपाधि से भूषित किया था, इसलिए अकबर इन्हें मियां तानसेन भी कहता था। तो मियां जो तानसेन थे वो ब्राह्मण थे, रामतनु पांडे थे, यानी इनकी उपाधि से आप लोग ये मत समझिएगा ये मुस्लिम थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं सबसे प्राचीन वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद आपका है यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों की संख्या कितनी है, तो हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और कौन सा है, अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद से और क्या क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्त है। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त है। और इसमें कितने आपके मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, 10 मंडल। कितने मंडल है, 10 मंडल, 1028 सूक्त है। और मंडल में अगर आप लोग तीसरा मंडल याद करेंगे, तीसरा मंडल में आपका क्या है, क्वेश्चन पूछता है गायत्री मंत्र किस मंडल में उल्लेखित है, तो तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तीसरे मंडल में। उसके बाद आप लोग नवा मंडल याद रखेंगे। नवे मंडल में क्या है, नवे मंडल में आपका सोमरस, यानी सोमरस एक प्रकार का रस होता था जिसे लोग उत्सव में पीते थे, पान करते थे। वो सोमरस का उल्लेख किस मंडल में है, तो नवे मंडल में है। और याद रखेंगे 10वां मंडल, तो 10वां मंडल में क्या है, 10वें मंडल में आपका एक सूक्त है महासूक्त। महासूक्त में एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में वर्णों का, यानी जो 4 वर्ण थे, वर्णों का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख पहली बार किसमें हुआ है, 10वें मंडल में। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो उल्लेखित है 4 वर्ण, वो किस मंडल में उल्लेख हुआ है, तो 10वें मंडल में हुआ है। तो देखिए 10 का डोज इसे कहते हैं। यानी यदि आपको इतने सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार होंगे और जो भूला भी होगा वो भी क्या होगा, आपके दिमाग में
पे रिकॉल हो जाएगा कि हमारा जो है ये चीज भूल रहा था, आपका रिकॉल हो गया। तो एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 क्वेश्चन हमारे तैयार होंगे। और दूसरी बात, यानी ऋग्वेद की शैली क्या है? ऋग्वेद की जो शैली है ऋग्वेद की, वो क्या है? पदात्मक, यानी पद शैली, पदात्मक शैली है, पदात्मक शैली, यानी इसकी रचना पद में की गई है। ऋग्वेद की रचना किस शैली में की गई है? पदात्मक शैली में, यानी पद में है। और इसके जो वो होते हैं, ऋषि होते हैं जो ऋग्वेद को गाते हैं, उन्हें होता या होत्री कहा जाता है, होता या होत्री कहा जाता है। यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यानी पूरे विश्व में ऋग्वेद जो वेद है वो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन लिखा गया जो वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन रचित जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद का उसमें नाम आता है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वो भी आपका ऋग्वेद आएगा। ऋग्वेद से ही इन सारे वेदों की रचना की गई है। 4 वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? तीसरे मंडल में। सोम रस का उल्लेख किस मंडल में है? 9वें मंडल में। वर्णों का जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो वर्ण होते थे 4 वर्ण, उसका उल्लेख किस मंडल में है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। या पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। और ऋग्वेद की शैली क्या है? पदात्मक शैली है। इसकी रचना पद में हुई है, काव्य में हुई है। ऋग्वेद के जो वाचक होते हैं, उपदेशक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको होता या होत्री कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जब इस तरह पढ़ेंगे तो आपका जो है यानी लक्ष्य आपसे दूर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अकबर का राजस्व मंत्री, यानी अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। यानी जब टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो टोडरमल का जन्म यानी उत्तर प्रदेश के लहरपुर जिले में हुआ था। अब लहरपुर कहाँ है? यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर में एक डिस्ट्रिक्ट है लहरपुर, वहां पे जो टोडरमल का जन्म हुआ था। तो टोडरमल यानी अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर जब शासक बना तो अपना एक वित्त मंत्री रखा। क्वेश्चन कभी कभी राजस्व मंत्री न पूछ करके वित्त मंत्री पूछेगा, तो वित्त मंत्री अकबर का कौन था? टोडरमल था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? देखिए इतिहास में सबसे जो 4-5 आपके वो है यानी अभिलेख वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। इसे किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? यह हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख था वो चेदी वंश, देख लीजिए ये भी याद रखिए, यानी चेदी वंश के महान शासक खारवेल कौन था? यानी खारवेल। चेदी वंश का महान शासक खारवेल ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। किसे? यानी हाथी गुम्फा अभिलेख को इसे उत्कीर्ण करवाया था। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख को किसने उत्कीर्ण करवाया? या हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो चेदी वंश के महान शासक खारवेल से है। और हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो खारवेल कहाँ के? कलिंग के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कलिंग, जिसको अशोक ने क्या किया था? जीत लिया था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, वहीं का शासक थे खारवेल। खारवेल जो है किस धर्म के अनुयायी थे? तो खारवेल जैन धर्म के कट्टर अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे।
यानी जैन धर्म के कट्टर, जिसे कह सकते हैं आप लोग, कट्टर अनुयायी थे। ठीक, खारवेल यानी चेदी वंश। खारवेल किस वंश से है? खारवेल जो है यानी चेदी वंश के थे। चेदी वंश कहाँ के शासक थे? चेदी वंश कलिंग के शासक थे। खारवेल किस धर्म को मानता है? खारवेल यानी जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। तो इतने क्वेश्चन आपको जो है इससे याद रखना है। अब देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन था? अब गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अब इस वंश से आपको समुद्रगुप्त को याद रखना है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किस भारतीय शासक की तुलना यानी नेपोलियन से की जाती है? तो समुद्रगुप्त जो किस वंश से था? गुप्त वंश था। और 319 का गुप्त संवत, यानी 319 में एक गुप्त संवत चला था। उस गुप्त संवत को किसने चलवाया था? तो गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी गुप्त संवत कब चला था? 319 में। किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के जो महान शासक कौन हुए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासकों में इनकी गिनती होती है। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। भारत की पहले राजधानी क्या थी? तो भारत की पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता को कब स्थानांतरित किया गया? यानी कलकत्ता जो राजधानी थी उसे दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1911 में। तो देखिएगा, यानी यहाँ लिख लीजिए, तो 12 दिसंबर 1911 में, यानी जो उस समय जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सम्राट थे, उन्होंने जो है दिल्ली दरबार में, यानी एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में जो है इन्होंने क्या किया था? यानी 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। कब स्थानांतरित किया था? 1911 में स्थानांतरित किया था। और बना कब था? 1912 में बना था। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? तो 1931 में। यानी दिल्ली की आधिकारिक घोषणा कब किया गया? आधिकारिक रूप से दिल्ली कब राजधानी घोषित किया गया? तो 1931 में। तो ये 3 डेट आप लोगों को याद रखना है। यानी भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो कब स्थानांतरित किया गया? 1911 में स्थानांतरित किया गया था। और किस जॉर्ज पंचम यानी किस अवसर पे? तो दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम विशेष गेस्ट थे, उनको बुलाया गया था। और जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था। और 1931 में यानी क्या किया था? आधिकारिक रूप से जो है दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया था। जो एडवर्ड लुटियंस थे उन्होंने उसका रूपरेखा बनाया, वो दिल्ली का, और उन्हें खाका खींचा था पूरा दिल्ली को शहर बनाने का लुटियंस ने। उसके बाद आधिकारिक रूप से 1931 में दिल्ली पूरी तरह से राजधानी बन गई। तो दो डेट याद रखना है। भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता थी। दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1911 में किया गया। और कब बना था? 1912 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत सिंपल है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? 5 जुलाई 1943 को। 5 जुलाई 1943 को एक
कमांडर के रूप में अपने सेनाओं को संबोधित करते हुए यानी उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है सुभाष चंद्र जी का बोस का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था सुभाष चंद्र बोस का? तो 23 जनवरी, याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 में, 23 जनवरी 1897 सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कहा जाता है 1945 में, वही जहाज से आते समय हो गया था। लेकिन जापान में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी 18 अगस्त को, याद रखिएगा 18 अगस्त को जापान में यानी इनकी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में जापान जो है इनकी मृत्यु जब हुई थी, कब हुई थी, ये क्लियर डेट अभी तक नहीं उजागर हुआ है भारत की तरफ से, ये बहुत विवादित है। इसलिए 1945 में जो इतिहास हमारा लिखा गया, 1945 में इनकी मृत्यु दिखाया गया। तो जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 5 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो, सिंगापुर से ही नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। और 1945 में रास्ते में आते समय उनकी जहाज क्रैश हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जापान में 18 अगस्त को यानी प्रति वर्ष जो है वहां पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वहां के हीरो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? देखिए कब किया था, तो 1575 में किया था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1575 में किया था। मनसबदारी क्या है? तो मनसबदारी अरबी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब पद या रैंक, मनसब मतलब क्या होता है? पद या रैंक होता है, पद या रैंक होता है। तो इसकी शुरुआत अकबर ने किया था। कब किया था? 1575 में किया था, 1575 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, जो बौद्ध धर्म का महान अनुयायी था, उन्होंने सांची का स्तूप का निर्माण किया। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे अशोक ने बनवाया। कहा जाता है अशोक ने सांची का स्तूप क्यों बनवाया? क्योंकि उनकी जो एक पत्नी थी महादेवी, वो मध्य प्रदेश की ही थी। उन्हें बौद्ध धर्म से उन्हें भी बहुत लगाव था। उनके आग्रह पर ही सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने मध्य प्रदेश में किया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी है, बेतवा नदी के किनारे पर सांची का स्तूप बनवाया। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है सांची के स्तूप को विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने कब शामिल किया था? तो सांची के स्तूप को यानी 1989 में, कब? 1989 में, यानी यूनेस्को द्वारा यानी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? 1989 में। तो देखिए ये हमारा आज का 10 का डोज था। ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद का मतलब आपके एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। इस तरह अल्टरनेट हम वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आते रहेंगे। अब एनटीपीसी आप लोगों के लिए दूर नहीं होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।